नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सियासी नफा नुकसान की। दरअसल शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की सियासत से जुड़े दो घटनाक्रम सामने आए और यही कि घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक रामदास सोरेन, हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। तो अगला घटनाक्रम ये रहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची में बीजेपी में शामिल हो गए। तो वहीं हम बात करेंगे उत्तराखंड में क्राइम के लगातार बढ़ते ग्राफ की। साथ ही चलते चलते बात होगी यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी सांसद के पूर्व प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान की हत्या की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। और सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट में बात घाटशिला से, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक रामदास सोरेन, हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और चंपई सोरेन की जगह ले रहे हैं। और एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो सरकार में मंत्री पद छोड़ा था और विधायक पद से इस्तीफा दिया। अगला घटनाक्रम ये रहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची में बीजेपी में शामिल हो गए। वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में से शिवराज सिंह, हेमंत बिस्वा, बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुद का अपमान होने की बात कहकर पार्टी से अलग राह तलाशने की बात कही थी। और इसके बाद दिल्ली में चंपई की बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात हुई और अब अंततः पार्टी का हिस्सा बन गए। बीते 6 महीने में चंपई का सियासी करियर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा और इसी दौरान वो मुख्यमंत्री भी बने, पद भी छोड़ना पड़ा। अब पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कौन है रामदास सोरेन? रामदास सोरेन संथाल समुदाय से आते हैं। वे पूर्व सिंहभूम में जेएमएम के जिलाध्यक्ष भी हैं। अलग राज्य के आंदोलन का हिस्सा रहे रामदास कई बार जेल भी गए हैं। रामदास सोरेन ने 2005 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद 2009 में जेएमएम के टिकट पर घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और 1192 वोटों से जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में रामदास को हार का सामना करना पड़ा। 2020 के चुनाव में रामदास ने हार का बदला लिया और लक्ष्मण टूडू को हराकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। राज्य में जेएमएम की सरकार बनी, लेकिन रामदास को कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी क्योंकि कोल्हान इलाके से चंपई बड़े नेता माने जाते हैं और उन्हें हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। झारखंड की राजनीति में उथल-पुथल मची है। दिग्गज आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कह दिया है और बीजेपी की तरफ रुख कर लिया। ऐसे में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के सामने संकटों का पहाड़ खड़ा हो गया है। एक तरफ दिग्गज नेता के साथ छोड़ने से गहरा झटका लगा, तो दूसरी तरफ कोल्हान जैसे बड़े आदिवासी बेल्ट में ऑल इज वेल का संदेश पहुंचाने की चुनौती है। फिलहाल जेएमएम ने काट ढूंढ ली है और घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन को आगे करने की तैयारी भी कर ली है। संथाल आदिवासी समाज को साधने की कोशिश। देखिए, ये तो आप लोगों को देखना चाहिए कि ये सिर्फ चुनावी वर्ष में नहीं, जब से ये सरकार बनी है तब से हमारे विपक्ष वालों ने हमेशा झारखंडी सरकार को हिलाने का प्रयास किया है और आखिर तक आप देख सकते हैं तो इनकी मंशा बहुत जग जाहिर है कि जब से ये सरकार बनी है, महागठबंधन की हेमंत जी की अगुवाई में सरकार बनी है, इन लोगों को रास नहीं आ रहा है। लेकिन अब चुनाव करते करते हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं ये 5 साल में और अब चुनाव आने वाला है। जनता सब देख रही है और जनता को सब पता है कि इस बार किसको चुनना है। तो आज के दिन के लिए तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, मेरे बड़े भाई हैं और इनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपको बता दें कि रामदास सोरेन ने राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। वे मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री हो गए हैं। दरअसल चंपई के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री का पद खाली हो गया था।
गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आने के बाद रामदास सोरेन रांची पहुंचे और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। रामदास को चंपई सोरेन का करीबी माना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत ने रामदास को मंत्री बनाकर न सिर्फ बगावत थामने के लिए बड़ा कदम उठाया है, बल्कि संथाल आदिवासी समाज को भी साधने की कोशिश की है। हेमंत ने चला है बड़ा दांव। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को अस्थिर करना चाहती है, उसका एक ताजा तरीन उदाहरण ये भी है। बार बार इस तरह की हरकत करके कहीं न कहीं जो झारखंड के विकास की गति है उसको बाधित करना चाहती है और इस तरह की बातें सामने आती है। चंपई सोरेन जी ने भाजपा का दामन थामने का फैसला लिया। उपरांत हम लोगों ने ये तय किया रामदास सोरेन मंत्री होंगे। विकास की गति को हम बाधित नहीं होने देंगे, चाहे भारतीय जनता लाख प्रयास करे। और आपने देखा कि उन्होंने कल इस्तीफा दिया और आज हम लोगों ने शपथ ग्रहण करा दिया है, क्योंकि अब 5 साल पूरे होने वाले हैं सरकार के। बहुत सारे काम हैं, उसको भी पूरा करना है। रामदास जी हम लोगों के सरकार के मंत्री के रूप में आज इन्होंने शपथ लिया है। मेरी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जानकारों का कहना है कि हेमंत सोरेन का पूरा फोकस कोल्हान इलाके में संगठन का दबदबा बनाए रखने पर है। हेमंत जानते हैं कि कोल्हान में चंपई का प्रभाव है और संथाल समाज से आते हैं। वे 44 साल के करियर में पार्टी कार्यकर्ता से लेकर सीएम पद तक पहुंचे। यही वजह है कि हेमंत ने चंपई की बगावत से लेकर ब्रेकअप पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है और चुप्पी साधे हुए हैं। चंपई पुराने और मंझे हुए नेता हैं। ऐसे में हेमंत चंपई की अगली रणनीति को समझने की कोशिश में लगे हैं। माना जा रहा है कि चंपई की बगावत से कोल्हान में जेएमएम को नुकसान और बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। इसलिए हेमंत ने संथाल समाज से आने वाले रामदास सोरेन को मंत्री बनाने का दांव खेला है। चंपई की तोड़ के रूप में देखे जा रहे रामदास। जानकारों का मानना है कि रामदास सोरेन को कैबिनेट मंत्री बनाकर न सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिले को महत्व दिया है, बल्कि कोल्हान इलाके को साधने का प्लान पर भी काम शुरू कर दिया है। इसे चंपई के तोड़ के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी रामदास को कोल्हान में अपना वोट बैंक मजबूत करने का काम सौंपेगी। हालांकि इस प्लान से जेएमएम को कितना फायदा या नुकसान होगा, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। चंपई का कोल्हान में खासा प्रभाव। रामदास सोरेन घाटशिला से विधायक है। ये विधानसभा पूर्वी सिंहभूम जिले में आती है। कोल्हान मंडल में 3 जिले पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम आते हैं। इन तीनों जिलों में 14 विधानसभा सीटें हैं। चंपई सोरेन का खासा प्रभाव है। अभी जेएमएम के पास कोई बड़ा नेता नहीं है जो चंपई का विकल्प बन सके। चंपई की संगठनात्मक क्षमता का झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमेशा फायदा मिलता रहा है। 2020 के चुनाव में जेएमएम ने कोल्हान इलाके की 14 में से 11 सीटें जीती थी। 2 सीटें अलायंस में सहयोगी कांग्रेस को मिली थी। एक सीट पर निर्दलीय सरयू राय का कब्जा रहा था। बीजेपी के हाथ खाली रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास कुहार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि बीजेपी को कोल्हान इलाके में मजबूत आदिवासी नेता की तलाश रही है। अब चंपई के जरिए बीजेपी न सिर्फ 14 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है, बल्कि जीत का सिलसिला भी शुरू कर सकती है। चंपई इससे पहले एनडीए सरकार का हिस्सा भी रहे हैं। वे सितंबर 2010 से जनवरी 2013 तक एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 2019 में परिवहन और पिछड़ा कल्याण मंत्री भी रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
और अब आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भर में रोजाना अपराध के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ वर्ष 2021 के मुकाबले 26% ऊपर पहुंच गया और हाल ही में राज्य में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रुद्रपुर में एक नर्स के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई। देहरादून के आईएसबीटी में नाबालिग के साथ गैंग रेप, रुद्रपुर के मदरसे में मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण के साथ ही कई अन्य घटनाएं हाल फिलहाल में सामने आई हैं, जिसे लेकर राजनीति चरम पर है। देखिए ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड की शांति वादियों में अपराध का जहर घुलता जा रहा है। आए दिन अपराधों की बढ़ती संख्या शांतिवादियों के इस प्रदेश में चिंता बढ़ा रही है। आलम यह है कि बढ़ते महिला अपराधों को देखते हुए राज्य के डीजीपी को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करना पड़ा है और ये कमेटी महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विचार करते हुए एक रूपरेखा तैयार करेगी। बता दें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपराधों के मामले में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। वहीं वर्ष 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ वर्ष 2021 के मुकाबले 26% तक ऊपर पहुंच गया है। लगातार बढ़ते अपराध चिंता बढ़ा रहे हैं। वहीं बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मान रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। अपराध बढ़ रहे हैं, मुझे खुलकर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए। मैं कहता हूं पुलिस सरकार की भी होती है और नहीं भी होती है। एक्शन तो हुए हैं, कहीं पर कोई अपराध है, मैं समझता हूं कि अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी राज्य में दबंगई से कुचला जा रहा है, गुंडा तत्वों को, असामाजिक तत्वों को वहां पर दबंगई से कुचला जा रहा है। वो इधर शेल्टर कर रहे हैं, लेकिन चोर चोरी से जाए, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चोर सीने जोर से न जाए। देखिए, महिला अपराधों की बात तो ये है कि लगातार मातृशक्ति सड़क पर आंदोलन कर रही है, बेटियों की सुरक्षा की गुहार लगा रही है। अंकिता भंडारी प्रकरण में अभी तक बेटी का जो आरोपी है, वीआईपी कौन है, उसका जवाब नहीं मिला। पुलिस और मंत्री जो है कमरे को वीआईपी बता रहे हैं। पिछले ही महीने हरिद्वार में एक 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक गैंगरेप के बाद हत्या हो जाती है। उधम नगर में एक नर्स की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या हो जाती है। राजधानी देहरादून में आईएसबीटी में देखिए सरेआम एक बेटी के साथ 5 लोग दुराचार करते हैं। बगल में पुलिस चौकी है, 24 घंटे वहां आवाजाही है, तो बेटियां कहां सुरक्षित हैं। और एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही कि 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में उत्तराखंड नंबर 1 पे है। तो बेटियों की सुरक्षा की तो चिंता सरकार को है ही नहीं है। केवल बयानबाजियां हो रही हैं, मातृशक्ति आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करने वाले लोग बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आज बेटियां घर से निकलने में भी डर रही हैं। आखिर बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी धाकड़ धामी की सरकार महिलाओं की बात करती है, बेटियों की बात करती है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि शायद ही कोई हफ्ता या कोई महीना बचा हो जिसमें किसी महिला का उत्पीड़न ना हो, महिला के साथ कोई दुराचार ना हो। इस तरह की घटनाएं लगातार देवभूमि में बढ़ना एक तरीके से ये समाज के लिए बहुत ज्यादा एक चिंतनीय विषय है। और ये हम सभी के लिए, जो ये बहुत ही शांत प्रिय राज्य रहा है, और इस प्रकार से इनका अपराधों का बढ़ना और विशेष रूप से महिलाओं के प्रति बढ़ना एक तरीके से दिखाता है कि अब ये समाज जो हमारा है ये बदल चुका है। और हम जितनी जल्दी चेतना हमारी जागृत होगी, जितना ज्यादा हम संवेदनशील होंगे इन मुद्दों पे, तभी जाके ये ऐसे मामले रुक सकते हैं। और निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल फेलियर है। लगता है सरकार का है, पुलिस का डर अपराधियों में नहीं रहा है। आपको बता दें कि राज्य में अंकिता भंडारी समेत कई महिला अपराध राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का विषय बने।
राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में राज्य सरकार का पुतला दहन कर बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश जताया। इस बीच महिला कांग्रेसियों ने रुद्रपुर में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, जिसके बाद कांग्रेस ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और इसके साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है। देखिए, बहुत सारे बिंदु थे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के। उसमें मुख्यतः बढ़ते हुए महिला अपराध तो हैं ही हैं, वहीं दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ जो एक दुर्भावना से कार्रवाई की जा रही है वो भी एक बड़ा मुद्दा था। और तमाम चीजों को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था मुख्य रूप से मुद्दा था और विधायकों ने अपने क्षेत्रीय समस्याएं भी मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। देखिए, मैं समझती हूँ कि आप सब पत्रकार बंधु लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और कांग्रेस के आचरण में आप सबने देखा होगा कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। यदि आपने कांग्रेस का 2012 से लेकर 2017 के बीच का कालखंड देखा होगा, कार्यकाल देखा होगा, तो हमने देखा है कि वे महिलाएं जो कि समाज से ऑलरेडी पीड़ित थी और उन महिलाओं को नारी निकेतनों में जिनको संरक्षण दिया गया, सरकारी संस्थान है, सरकारी संस्थान में भी महिलाएं उनके समय में जो खुले में तो नहीं थी, लेकिन एक सरकारी संस्थान में जहां सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता था, तो हमने वो नारी निकेतन जैसी ऐसी घटना देखी जो शायद हम सब लोग हमारे दिलो जहन में दूर दूर तक हम सोच नहीं सकते थे। उस घटना पर कांग्रेस कितनी यात्राएं निकाली होंगी, ये परीक्षण करने का विषय रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है केवल राजनीति करने के दृष्टिकोण से ये सब बातें हैं, इसमें सब बातें मिथ्या हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम किया जा रहा है। ये राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का सचिवालय कूच है। दो दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। एक तो जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता और आम वोटर भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों को राजनीतिक और धार्मिक चश्मे से देखने लग गया। जहाँ पे कोलकाता में कोई रेप मर्डर हो जाए तो जनता सड़कों पे आ जा रही है, और जब अंकिता भंडारी का मर्डर हो जाए तो सब वो लोग गायब हो जा रहे हैं। वो लोग जबकि आईएसबीटी में किसी महिला के साथ रेप हो जाता है तो क्योंकि वो एक मोमडन दूसरे धर्म की कोई लेडी है तो उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहे। तो बड़ा सवाल यह है कि जब तक महिलाओं के खिलाफ अपराध और अन्य अपराधों को राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाना बंद नहीं होगा, तब तक ये अपराध नहीं रुकने वाले। तब तक सरकारों के जो नेता हैं, पार्टियों के जो नेता हैं, वो ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ोतरी करते रहेंगे। उन्हीं को जब तक संरक्षण देता रहेगा और जब तक वोटर और आम आदमी इसलिए चुप रहेगा कि ये फलानी राजनीतिक पार्टी का इसलिए इसमें चुप रहते हैं, ये कोलकाता का है इसमें बोल लेते हैं, तब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं है। इसी को लेकर के आज हमारा सचिवालय कूच है। कुल मिलाकर राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ना चिंता की बात है। हालांकि राज्य का पुलिस प्रशासन कई मामलों में कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जो तत्परता समय रहते दिखानी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें काफी कमी देखने को मिल रही है। वहीं प्रदेश में अपराध इस कदर तक बढ़ गया है कि खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी स्वीकार करना पड़ रहा है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात बुलंदशहर में सनसनीखेज हत्याकांड की है। विपक्ष को फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका दे दिया गया है। दरअसल जनपद के ग्राम डोमला हसनगढ़ के पूर्व प्रधान रामवीर कश्यप को पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बुलंदशहर में सनसनीखेज हत्याकांड, ग्राम डोमला हसनगढ़ के पूर्व प्रधान की हत्या। रामवीर कश्यप को पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। पूर्व प्रधान सुबह बच्चों को स्कूल में आया था छोड़ने। बीजेपी सांसद के पूर्व प्रतिनिधि की थी पुरानी रंजिश। दिन दहाड़े हत्या की वारदात से क्षेत्र में सनसनी। यूपी के बुलंदशहर में थाना
अहमदगढ़ क्षेत्र के डगनगला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाश फिल्मी स्टाइल में हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रंजिश भाजपा सांसद के पूर्व प्रतिनिधि पूर्व ग्राम प्रधान को सरेआम बीच सड़क गोलियां मारी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हत्यारों ने लैस बाइक सवार 2 बदमाश आए और हत्याकांड को अंजाम देकर भागने में कामयाब हो गए। अच्छा, जो घटना हुई आप कहाँ थे उस समय? मैं बुगी लेके जा रहा था पंचर लगवाने की दुकान पर। अच्छा, क्या घटना देखी आपने? जो मैंने फायर सुना और जब फायर सुना तो मैंने पीछे को देखा, तो पीछे को जो देखा तो गोली चलाने वाले 2 आदमी थे। अच्छा, कितनी फायर हुए थे उस समय? 3। आप वापस आए लौट कर वहाँ से फिर? अरे आते वो गोली में वापस आ गया। अच्छा, और भी कोई? हाँ, मेरे माइंड ये फायर किया था। तुम्हारी तरफ भी फायर किया? 3-4 फायर की लगभग। दादा, क्या घटना हुई है? ये 7:30 पौने 8 के लगभग स्कूल के बच्चों को छोड़ने आए। उसके बाद में 2-3 आए मोटरसाइकिल पे और हमारे जहीराबाद साइड के बात। आपके कौन लगते हैं? भाई ये छोटा। अच्छा, कोई गांव में कोई पुरानी रंजिश थी? राजनीति में रंजिश है, पूरे गांव में रंजिश की कोई कमी थोड़ी है। क्या बताया जाए, पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं? हाँ, पूर्व प्रधान है। तो आपको किसी पे शक है? फिलहाल बताएंगे, अभी तो सांस ही ना आ रही। सब तो पूरे बहुत गाँव में बहुत हैं। हत्या की है सर, क्या है पूरा मामला? थाना अहमदगढ़ में ढकनगला गांव पड़ता है। यहाँ आज सुबह करीब 8 बजे एक व्यक्ति जिनका नाम रामवीर कश्यप है, लगभग 55 वर्ष उनकी उम्र है, वह अपने परिवार के ही कुछ बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे। तभी बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा उन पर फायरिंग की गई, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस की 6 टीमें लगाई गई हैं, जो सीसीटीवी और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। यहाँ मौके से हम लोगों को कुछ इनपुट्स मिले हैं, गांव वालों से बातचीत करने पर और परिवार से बातचीत करने पर कुछ इनपुट्स मिले हैं जो कि पूर्व की रंजिश की ओर इंगित कर रहे हैं। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं। बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, अभी तक किसी भी आरोपी को या संदिग्ध को किसी भी पुलिस द्वारा पकड़ा गया, किसी को पूछताछ के लिए? देखिए, अभी पूछताछ चल रही है लोगों से। जैसे जैसे बातें निकल के आ रही हैं उस हिसाब से हमारी टीमें जो अलग अलग जगह पे लगी। गांव डगनगला निवासी पूर्व प्रधान राजवीर कश्यप अपने परिवार के बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे। रास्ते में बाइक सवार 2 बदमाशों ने पूर्व प्रधान पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सिर और छाती में गोली लगने से पूर्व प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई। सरेआम हुए इस हत्याकांड की सूचना जैसे ही क्षेत्र में फैली, हड़कंप मच गया। वहीं वारदात के बाद एसएसपी श्लोक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं एसएसपी श्लोक कुमार ने खुलासे के लिए 6 टीमें गठित की हैं। एसएसपी के मुताबिक हत्याकांड रंजिश अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। हमलावर 2 थे और वे बाइक पर सवार थे, जिनकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिम यूपी में ऐसी वारदात कोई नई बात नहीं है। घटना की वजह गंभीर हो सकती है, लिहाजा वारदात की तह में जाकर खुलासा किया जाना चाहिए। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।